नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। एएनए में आपका स्वागत है। दोस्तों, एएनए का मतलब अनुराग न्यूज एनालिसिस। रुपया क्यों गिर रहा है? आखिर भारतीय रुपये के साथ क्या हो रहा है? क्या अगले एक हफ्ते में डॉलर की कीमत 100 रुपए तक पहुंच सकती है? क्या अगले 15 दिनों में $1 खरीदने के लिए 110 रुपए देने पड़ सकते हैं? क्या अगले कुछ महीनों में रुपया लगातार गिरता ही जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारतीय रुपए के साथ हो क्या रहा है? क्यों बार बार खबर आ रही है रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है? क्यों हर कुछ महीनों में डॉलर महंगा हो जाता है? क्या इसकी वजह सिर्फ युद्ध है? क्या इसकी वजह सिर्फ कच्चे तेल की कीमतें हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ अमेरिका है, या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सरल भाषा में, बिना कठिन आर्थिक शब्दों के हम समझेंगे रुपया आखिर गिरता कैसे है, भारत को इतने डॉलर की जरूरत क्यों पड़ती है, विदेशी निवेशक पैसा क्यों निकाल रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आखिर कब तक रुपए को संभाल सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, रुपया आखिर कहां जाकर रुकेगा। लेकिन सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, रुपए की कमजोरी कोई अचानक पैदा हुई समस्या नहीं है। यह कोई एक दिन या एक महीने की कहानी नहीं है। यह कई वर्षों से धीरे धीरे बनता हुआ संकट है। और इस बार मामला सिर्फ डॉलर के मजबूत होने का नहीं है, मामला भारत की अर्थव्यवस्था की उस गहरी कमजोरी का जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जितने डॉलर चाहिए, भारत उतने डॉलर कमा नहीं पा रहा है। यही इस पूरी कहानी की जड़ है। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। दुनिया में जब देश आपस में व्यापार करते हैं तो ज्यादातर लेन देन डॉलर में होता है। भारत जब बाहर से कच्चा तेल खरीदता है, मशीनें खरीदता है, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है, सोना खरीदता है, तो भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। यानी भारत को हर दिन बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर चाहिए। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात समझिए, रुपए की कीमत भी किसी दूसरी चीज की तरह मांग और आपूर्ति से तय होती है। अगर बाजार में डॉलर की मांग बढ़ेगी तो डॉलर महंगा होगा, और जब डॉलर महंगा होता है तो $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, यानी रुपया कमजोर होगा। यही वजह है कि जब भी भारत को ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं, रुपए पर दबाव बढ़ने लगता है। अब सवाल उठता है कि भारत को आखिर इतने डॉलर चाहिए ही क्यों? क्योंकि भारत जितना दुनिया को सामान बेचता है, उससे कहीं ज्यादा सामान दुनिया से खरीदता है। इसे व्यापार घाटा कहा जाता है, यानी आयात ज्यादा, निर्यात कम। और यही भारत की सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी है। भारत हर साल भारी मात्रा में कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनें, रसायन और सोना खरीदता है। इन सब के लिए डॉलर चाहिए। अब सोचिए, अगर किसी परिवार की आमदनी कम हो और खर्च ज्यादा हो तो क्या होगा? धीरे धीरे बचत खत्म होने लगेगी। ठीक वही स्थिति यहाँ भी बनती है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार डॉलर खर्च कर रही है, और यही वजह है कि रुपए पर लगातार दबाव बना रहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल समस्या इससे भी गहरी है, क्योंकि पहले माना जाता था कि अगर भारत का निर्यात बढ़ेगा तो स्थिति संभल जाएगी। लेकिन अब मामला इतना आसान नहीं है। भारत जो कई चीजें निर्यात करता है, उनमें भी विदेशी सामान लगा होता है। उदाहरण के लिए, भारत मोबाइल फोन निर्यात करता है, लेकिन उन मोबाइल के कई पुर्जे बाहर से आते हैं। भारत पेट्रोल और डीजल भी निर्यात करता है, लेकिन उसके लिए कच्चा तेल बाहर से खरीदना पड़ता है। यानी निर्यात बढ़ने के बावजूद डॉलर की जरूरत खत्म नहीं होती। और यही वह गहरी संरचनात्मक कमजोरी है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। अब इस कहानी का दूसरा बड़ा किरदार समझिए, सोना। भारत में जब भी लोगों को आर्थिक अनिश्चितता महसूस होती है, जब लोगों को डर लगता है, जब लोगों को लगता है कि आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो लोग क्या खरीदते हैं? सोना। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है, यह भरोसा है सुरक्षा का, पीढ़ियों की मानसिकता है। लेकिन समस्या यह है कि भारत को ज्यादातर सोना बाहर से खरीदना पड़ता है, और सोना खरीदने के लिए भी डॉलर चाहिए। यानी जब भारत में सोने की खरीद बढ़ती है तो डॉलर की मांग भी बढ़ जाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का सोना आयात बहुत तेजी से बढ़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ सरकार और उद्योग ही नहीं, आम लोग भी इसे अप्रत्यक्ष रूप से
डॉलर की मांग बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि रुपए पर लगातार दबाव और बढ़ता है। अब यहां तक की कहानी सिर्फ व्यापार और आयात की थी, लेकिन असली झटका यहां से शुरू होता है। विदेशी निवेश। कई वर्षों तक भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? दुनिया को लगता था कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसलिए विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगा रहे थे। शेयर बाजार में पैसा आ रहा था, नई कंपनियों में पैसा आ रहा था, विदेशी पूंजी भारत में आ रही थी और यही पैसा रुपये को संभाल कर रखता था। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं। अब विदेशी निवेशकों को अमेरिका में ही अच्छा और सुरक्षित लाभ मिलने लगा है, तो उन्होंने सोचना शुरू किया, जब अमेरिका में बिना ज्यादा जोखिम के अच्छा लाभ मिल रहा है तो भारत जैसे देशों में जोखिम क्यों लें? और यहीं से शुरू हुआ विदेशी पूंजी का बाहर जाना। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बेचने शुरू किए। उन्होंने अपना पैसा डॉलर में बदला और जैसे जैसे डॉलर बाहर जाने लगा, रुपया दबाव में आता चला गया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। हर विदेशी निवेश एक जैसा नहीं होता। एक निवेश वह होता है जिसमें कोई कंपनी भारत में कारखाना लगाती है, लंबे समय तक काम करती है, रोजगार पैदा करती है। इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। यह अपेक्षाकृत स्थिर पैसा होता है। लेकिन दूसरा पैसा वो होता है जो सिर्फ शेयर बाजार में लाभ कमाने आता है। यह बहुत तेजी से आता है और डर लगते ही सबसे पहले भाग जाता है। यही वह गर्म पैसा है जिसने रुपए को सबसे ज्यादा अस्थिर बना रखा है और भारत धीरे धीरे इसी पर ज्यादा निर्भर होता चला गया। यहीं से इस संकट की सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है। पहले रुपए पर दबाव मुख्यतः तेल और व्यापार घाटे से आता था, लेकिन अब दबाव पूंजी खाते से भी आ रहा है। यानी अब समस्या सिर्फ ये नहीं है कि भारत ज्यादा आयात कर रहा है, समस्या ये भी है कि विदेशी निवेश पहले जितनी तेजी से नहीं आ रहा। और यही वजह है कि इस बार का संकट अलग है। यह सिर्फ व्यापार का संकट नहीं है, यह भरोसे का संकट बनता जा रहा है। और इसी जगह भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका शुरू होती है। जब रुपया तेजी से गिरता है तो भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में डॉलर बेचता है ताकि बाजार में घबराहट कम हो, ताकि डॉलर की उपलब्धता बढ़ जाए, ताकि रुपया अचानक ना टूट जाए। लेकिन यहाँ भी एक सीमा है। विदेशी मुद्रा भंडार हमेशा के लिए नहीं चलता। रिजर्व बैंक गिरावट को धीमा कर सकता है, लेकिन अगर मूल समस्या बनी रहे तो वह हमेशा बाजार को रोक नहीं सकता। और यही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रुपया 100 या 110 प्रति डॉलर जा सकता है? इसका जवाब आसान है, नहीं। लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकालते रहते हैं और अमेरिका लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरें बनाए रखता है, तो रुपए पर और दबाव आ सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी समझना जरूरी है। भारत पूरी तरह कमजोर स्थिति में नहीं है। भारत के पास अभी भी बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं से बड़ी कमाई होती है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भारी मात्रा में पैसा भेजते हैं। यही चीजें रुपए को अभी पूरी तरह से टूटने से बचा रही हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या भारत दुनिया के लिए उत्पादन करने वाली अर्थव्यवस्था बन पाएगा? क्या भारत इतना निर्यात कर पाएगा कि उसे हर समय डॉलर के लिए दुनिया की तरफ ना देखना पड़े? क्योंकि आखिरकार किसी भी मुद्रा की ताकत उसी देश की उत्पादन क्षमता से आती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। रुपए की कमजोरी सिर्फ मुद्रा की कहानी नहीं है, यह भारत की आर्थिक संरचना की कहानी है। और आने वाला दशक तय करेगा कि भारत दुनिया के लिए उत्पादन करने वाला देश बनता है या दुनिया से लगातार डॉलर मांगने वाला देश बना रहता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल आता है, क्या सिर्फ भारतीय रुपया ही गिर रहा है या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुछ बड़ा बदल रहा है? क्योंकि हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो दुनिया की लगभग हर बड़ी अर्थव्यवस्था किसी न किसी दबाव में दिखाई देती है। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं महंगाई बढ़ रही है, कहीं ब्याज दरें लगातार ऊपर जा रही हैं, कहीं नौकरियां घट रही हैं। और इस पूरी उथल पुथल के बीच एक चीज लगातार मजबूत होती गई, अमेरिकी डॉलर। अब सवाल है, दुनिया डरती क्यों है? तो डॉलर मजबूत क्यों हो जाता है? इसको बहुत आसान भाषा में समझिए। जब दुनिया में संकट आता है तो निवेशक ऐसी जगह पैसा रखना चाहते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस हो। और आज भी दुनिया में सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अर्थव्यवस्था सिर्फ अमेरिका है। यही वजह है कि जब दुनिया में डर बढ़ता है
तो पैसा अमेरिका की तरफ भागता है, लोग डॉलर खरीदते हैं और जब पूरी दुनिया डॉलर खरीदने लगती है तो डॉलर और ज्यादा महंगा हो जाता है। यानी भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों की मुद्राएं दबाव में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ भारत की समस्या थोड़ी अलग है, क्योंकि भारत सिर्फ डॉलर की मजबूती से परेशान नहीं है, भारत अपनी अंदरूनी कमजोरी से भी जूझ रहा है और यही चीज रुपए को और ज्यादा कमजोर बनाती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। कई लोग कहते हैं रुपया गिर रहा है, मतलब भारत कमजोर हो रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार सरकारें जानबूझकर अपनी मुद्रा को थोड़ा कमजोर रहने देती हैं। क्यों? क्योंकि इससे निर्यात सस्ता हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर पहले एक विदेशी कंपनी को भारत से सामान खरीदने के लिए $80 खर्च करने पड़ते थे और अब वही सामान $70 में मिलने लगे, तो विदेशी कंपनियां ज्यादा भारतीय सामान खरीद सकती हैं। यानी कमजोर रुपया कई बार निर्यातकों के लिए फायदेमंद भी साबित होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब गिरावट नियंत्रण से बाहर जाने लगे, क्योंकि तब आयात बहुत महंगे हो जाते हैं और भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत सिर्फ विलासिता का सामान आयात नहीं करता, भारत अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी आयात पर निर्भर है। सबसे बड़ा उदाहरण कच्चा तेल। अगर डॉलर महंगा होगा तो भारत के लिए कच्चा तेल खरीदना महंगा होगा। अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे। अगर पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो लगभग हर चीज महंगी होगी। यानी आखिरकार रुपए की कमजोरी आम आदमी की जेब तक पहुंचती है। सब्जी से लेकर दूध तक, हवाई जहाज के टिकट से लेकर मोबाइल फोन तक, हर चीज प्रभावित होती है। यही वजह है कि मुद्रा सिर्फ अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, यह आम आदमी की जिंदगी का भी विषय है। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव समझिए। कुछ साल पहले तक भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या मानी जाती थी? विदेशी निवेश। दुनिया भर के निवेशक भारत में पैसा लगा रहे थे। भारत को अगला चीन कहा जा रहा था। दुनिया को लग रहा था कि आने वाले दशकों में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन अब वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं। अमेरिका ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और जैसे ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी, वैश्विक निवेशकों की सोच बदलने लगी। पहले वे भारत जैसे देशों में ज्यादा जोखिम लेकर ज्यादा लाभ कमाना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें अमेरिका में ही अच्छा लाभ मिलने लगा और वह भी अपेक्षाकृत कम जोखिम पर। यानी अब सवाल बदल गया। पहले सवाल था भारत में कितना लाभ मिलेगा, अब सवाल है जब अमेरिका सुरक्षित लाभ दे रहा है तो भारत का जोखिम क्यों लें? और यहीं से शुरू हुआ विदेशी पूंजी का बाहर जाना। यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए, विदेशी निवेश हमेशा स्थायी नहीं होता। शेयर बाजार में आने वाला पैसा बहुत भावुक होता है। अगर उसे लगता है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं तो वह बहुत तेजी से बाहर निकलता है और यही पिछले कुछ समय में देखने को मिला है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू किया। उन्होंने अपने रुपए को डॉलर में बदला और जैसे जैसे डॉलर की मांग बढ़ी, रुपया और दबाव में आ गया। यही वजह है कि कई अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इस बार समस्या सिर्फ व्यापार घाटे की नहीं है, इस बार समस्या पूंजी के बाहर जाने की भी है और यही चीज इस संकट को ज्यादा गंभीर बनाती है। अब यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। जब बाजार में घबराहट बढ़ती है तो रिजर्व बैंक बाजार में डॉलर बेचता है ताकि अचानक अफरा तफरी ना फैले। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है, रिजर्व बैंक हमेशा डॉलर नहीं बेच सकता, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार असीमित नहीं होता। अगर लगातार डॉलर बेचते रहेंगे तो भंडार घटने लगेगा और अगर विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगे तो बाजार का डर और बढ़ सकता है। यानी रिजर्व बैंक को बहुत सावधानी से संतुलन बनाना पड़ता है, ना ज्यादा हस्तक्षेप, ना पूरी तरह बाजार के भरोसे। अब सबसे बड़ा सवाल फिर वही आता है, क्या रुपया 100 या 110 प्रति डॉलर तक जा सकता है? संभव है, लेकिन यह सिर्फ एक संख्या का सवाल नहीं है। असल सवाल यह है कि गिरावट कितनी तेजी से होगी। अगर गिरावट धीरे धीरे होती है तो अर्थव्यवस्था उसे संभाल सकती है, लेकिन अगर अचानक घबराहट पैदा हो जाए तो स्थिति ज्यादा कठिन हो सकती है। और यही वजह है सरकार और रिजर्व बैंक दोनों कोशिशें करते हैं कि बाजार में डर ना फैले, क्योंकि मुद्रा बाजार सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलता, यह भरोसे से भी चलता है। अगर लोगों को भरोसा रहे कि स्थिति नियंत्रण में है तो गिरावट सीमित रह सकती है, लेकिन अगर भरोसा टूटने लगे तो गिरावट बहुत तेजी से हो सकती है। और यही कारण है कि रुपए की कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था की कहानी नहीं होती, यह भरोसे की कहानी भी है। अब तक हमने समझा कि भारत को बहुत ज्यादा डॉलर चाहिए। भारत भारी मात्रा में आयात करता है, विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और इसी वजह से रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन अब सवाल इससे भी बड़ा है, क्या भारत की पूरी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डॉलर पर
जरूरत से ज्यादा निर्भर हो चुकी है? और हाँ, तो यह खतरा कितना बड़ा है? इसको समझने के लिए हमें भारत की अर्थव्यवस्था की एक बहुत गहरी सच्चाई समझनी होगी। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन भारत अभी भी पूरी तरह आत्मनिर्भर उत्पादन शक्ति नहीं बना। भारत अभी भी ऊर्जा के लिए बाहर पर निर्भर है, उन्नत तकनीक के लिए बाहर पर निर्भर है, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के लिए बाहर पर निर्भर है और कई महत्वपूर्ण मशीनों के लिए भी बाहर पर निर्भर है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार विदेशी डॉलर चाहिए और यही वह बिंदु है जहां रुपए की कहानी सिर्फ मुद्रा की कहानी नहीं रह जाती, यह भारत के विकास मॉडल की कहानी बन जाती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तुलना समझिए। चीन ने पिछले 30 से 35 वर्षों में क्या किया? चीन ने पूरी दुनिया के लिए उत्पादन करना शुरू किया, दुनिया का कारखाना बन गया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक दुनिया के बड़े बाजार चीनी सामान से भर गए और इसके बदले चीन को लगातार डॉलर मिलते गए। यानी चीन दुनिया से डॉलर मांगता नहीं था, दुनिया चीन को डॉलर देती थी। यही सबसे बड़ा अंतर है। भारत अभी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर घरेलू खपत पर आधारित है। भारत दुनिया के उत्पादन करने वाली अर्थव्यवस्था कम और दुनिया से सामान खरीदने वाली अर्थव्यवस्था ज्यादा बना हुआ है और यही वजह है कि भारत को लगातार डॉलर की जरूरत पड़ती रहती है। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे, लेकिन भारत तो मोबाइल फोन निर्यात कर रहा है, भारत तो रिकॉर्ड निर्यात की बात करता है, भारत तो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह बात सही है, लेकिन तस्वीर नहीं है, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा निर्यात भी आयात पर निर्भर है। उदाहरण के लिए भारत मोबाइल फोन जोड़ता है, लेकिन उनके कई महत्वपूर्ण पुर्जे बाहर से आते हैं। भारत पेट्रोल डीजल निर्यात करता है, लेकिन कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। भारत दवाइयाँ बनाता है, लेकिन कई रसायन बाहर से आते हैं। यानी निर्यात बढ़ने के बावजूद डॉलर की जरूरत खत्म नहीं होती और यही वजह है कि भारत का व्यापार घाटा लगातार बना रहता है। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज समझिए। भारत को सबसे ज्यादा बचाने का काम कौन कर रहा है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र यानी कि आईटी सेवाएं और विदेशों में रहने वाले भारत। यह बहुत दिलचस्प बात है। अगर भारत सिर्फ सामान बेचने पर निर्भर होता तो स्थिति शायद कहीं और ज्यादा कठिन होती, लेकिन भारत दुनिया को सेवाएं भी बेचता है। भारतीय कंपनियां सॉफ्टवेयर सेवाएं देती हैं, तकनीकी सहायता देती हैं, वैश्विक कंपनियों का काम संभालती हैं और इसके बदले भारत को डॉलर मिलते हैं। इसी तरह विदेशों में रहने वाले करोड़ों भारतीय हर साल भारी मात्रा में पैसा भारत भेजते हैं। यही पैसा भारत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर ये दोनों चीजें ना होती तो रुपए पर दबाव कहीं और ज्यादा गंभीर हो सकता था। लेकिन यहाँ भी एक खतरा है। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है, अगर अमेरिका और यूरोप में मंदी आती है, तो भारतीय सेवाओं की मांग भी प्रभावित हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो भारत डॉलर कमाने के सबसे मजबूत स्रोतों में भी दबाव में आ सकता है। यानी खतरा सिर्फ आज का नहीं है, खतरा भविष्य का भी है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी समझिए। मुद्रा बाजार सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलता, यह भरोसे से चलता है। अगर दुनिया को लगे कि भारत तेजी से बढ़ेगा तो निवेशक भारत में पैसा लगाएंगे। अगर दुनिया को लगेगा कि भारत स्थिर है तो विदेशी पूंजी आती रहेगी। लेकिन अगर दुनिया को लगने लगेगा कि भारत पर दबाव बढ़ रहा है, रुपया और कमजोर हो रहा है या विदेशी निवेश घट सकता है, तो निवेशक पहले से ही पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है घबराहट। यानी कई बार गिरावट वास्तविक समस्या से ज्यादा डर की वजह से बढ़ती है और यही कारण है कि रिजर्व बैंक सिर्फ डॉलर नहीं बेचता, वह भरोसा बचाने की कोशिश भी करता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, अगर स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण है तो क्या भारत किसी बड़े मुद्रा संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या भारत श्रीलंका जैसी स्थिति में जा सकता है? इसका जवाब है फिलहाल नहीं और इसकी वजह भी समझना जरूरी है। भारत के पास अभी भी बहुत बड़ा घरेलू बाजार है, बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर वृद्धि दर है। भारत की स्थिति उन छोटे देशों जैसी नहीं है जिनके पास डॉलर कमाने के सीमित साधन हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरा नहीं है, क्योंकि लगातार कमजोर होता रुपया धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। महंगाई बढ़ती है, आयात महंगे होते हैं, सरकार पर दबाव बढ़ता है और आम आदमी की क्रय शक्ति प्रभावित होने लगती है। यानी मुद्रा की कमजोरी धीरे धीरे पूरे आर्थिक ढांचे को प्रभावित करती है और शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, रुपया सिर्फ इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि डॉलर मजबूत है, रुपया इसलिए दबाव में है क्योंकि भारत अभी उस स्तर तक उत्पादन और निर्यात नहीं बढ़ा पाया है।
जहां उसे लगातार दुनिया से डॉलर मांगने की जरूरत ना पड़े। यानी असली लड़ाई सिर्फ मुद्रा बाजार में नहीं है, असली लड़ाई भारत की उत्पादन क्षमता की है। असली लड़ाई ये है कि क्या भारत आने वाले वर्षों में दुनिया के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली अर्थव्यवस्था बन पाएगा। क्योंकि अगर भारत यह कर पाया तो रुपया मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर भारत लगातार आयात और विदेशी पूंजी पर निर्भर रहा तो रुपये पर दबाव बार बार लौटता रहेगा। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या रुपया सच में 110 प्रति डॉलर तक जा सकता है? क्या एक दिन ऐसा आ सकता है जब $1 खरीदने के लिए 110 रुपए देने पड़ेंगे? तकनीकी रूप से इसका जवाब है हाँ, ऐसा संभव है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, किसी भी मुद्रा का भविष्य सिर्फ एक संख्या से तय नहीं होता। असल सवाल यह है कि गिरावट नियंत्रित रहेगी या अचानक भय और घबराहट में बदल जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे कमजोर होती मुद्रा को अर्थव्यवस्था संभाल सकती है, लेकिन अगर बाजार का भरोसा टूट जाए तो गिरावट बहुत तेजी से हो सकती है। और यही वजह है कि दुनिया के केंद्रीय बैंक सिर्फ मुद्रा नहीं बचाते, वे भरोसा बचाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि रुपया आखिर लगातार कमजोर क्यों होता रहता है। इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, कई परतें हैं। पहली परत, भारत का भारी आयात, भारत को लगातार कच्चा तेल, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना खरीदना पड़ता है, यानी लगातार डॉलर चाहिए। दूसरी परत, विदेशी पूंजी पर निर्भरता, भारत को सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि निवेश के लिए भी विदेशी डॉलर चाहिए, और जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो दबाव और बढ़ जाता है। तीसरी परत, भारत अभी दुनिया का बड़ा उत्पादन केंद्र नहीं बन पाया है, यानी भारत को डॉलर कमाने के लिए अभी भी सेवाओं और विदेशी निवेश पर बहुत निर्भर रहना पड़ता है। और यही इस पूरी कहानी की जड़ है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या सिर्फ भारत ही ऐसी समस्या से जूझ रहा है? नहीं, दुनिया के कई विकासशील देश इसी दबाव का सामना कर रहे हैं। लेकिन फर्क है, भारत का आकार बहुत बड़ा है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। भारत को ऊर्जा चाहिए, रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए, बुनियादी ढांचा चाहिए, और इन सब के लिए भारी मात्रा में आयात की जरूरत पड़ती है। यानी भारत की विकास यात्रा खुद डॉलर की मांग पैदा करती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है, भारत जितनी तेजी से बढ़ता है उसे उतने ज़्यादा डॉलर चाहिए होते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, कई लोग कहते हैं कि अगर रुपया गिर रहा है तो सरकार कुछ क्यों नहीं करती, लेकिन समस्या इतनी आसान नहीं है। मान लीजिए सरकार कृत्रिम रूप से रुपया मजबूत रखने की कोशिश करे तो उसके लिए रिजर्व बैंक को लगातार डॉलर बेचने पड़ेंगे, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार हमेशा के लिए नहीं चलता। दूसरा रास्ता है ब्याज दरें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएं ताकि विदेशी निवेशक पैसा वापस लाएं। लेकिन इससे क्या होगा? कर्ज महंगे हो जाएंगे, उद्योग पर दबाव पड़ेगा, रोजगार प्रभावित हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। यानी हर रास्ते की एक कीमत है, और यही वजह है कि रिजर्व बैंक बहुत सावधानी से संतुलन बनाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आता है, भारत को आखिर क्या करना होगा? अगर भारत लंबे समय में रुपए को स्थिर करना चाहता है तो सिर्फ मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप काफी नहीं होगा। भारत को अपनी आर्थिक संरचना बदलनी होगी। सबसे पहली जरूरत ऊर्जा पर निर्भरता कम करना होगा। जब तक भारत भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता रहेगा तब तक डॉलर की मांग बनी रहेगी। दूसरी जरूरत बड़े पैमाने पर उत्पादन। भारत को सिर्फ उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए उत्पादन केंद्र बनना होगा, जिस तरह चीन ने किया, जिस तरह दक्षिण कोरिया ने किया, जिस तरह वियतनाम अब करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी जरूरत स्थिर और दीर्घकालिक विदेशी निवेश। ऐसा निवेश जो कारखाने लगाए, रोजगार पैदा करे और जल्दी भागे नहीं। सिर्फ शेयर बाजार में आने वाला गर्म पैसा लंबे समय तक किसी मुद्रा को स्थिर नहीं रख सकता। चौथी जरूरत उच्च गुणवत्ता वाला निर्यात। भारत को सिर्फ मात्रा नहीं बल्कि तकनीकी आधारित निर्यात बढ़ाना होगा ताकि दुनिया भारत से ज्यादा खरीदने लगे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल, क्या भारत यह सब कर सकता है? उत्तर है हाँ, कर सकता है। भारत के पास युवा आबादी है, बड़ा बाजार है, तकनीकी क्षमता है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज वृद्धि की संभावना भी है। लेकिन समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है, वैश्विक व्यापार बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, पूंजी का प्रभाव बदल रहा है। और अगर भारत सही समय पर अपनी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ा पाया तो रुपए पर दबाव बार बार लौट सकता है और शायद
यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। रुपया सिर्फ इसलिए कमजोर नहीं हो रहा क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपया इसलिए दबाव में है क्योंकि भारत अभी भी उतने डॉलर कमा नहीं पा रहा जितने डॉलर उसकी अर्थव्यवस्था को चाहिए। यानी असली कहानी मुद्रा बाजार की नहीं है, असली कहानी भारत की आर्थिक संरचना की है। और आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि क्या भारत दुनिया से लगातार डॉलर मांगने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा या दुनिया को सामान बेचकर डॉलर कमाने वाली आर्थिक शक्ति बनेगा। क्योंकि आखिरकार किसी भी मुद्रा की असली ताकत उसके नोटों में नहीं, उस देश की उत्पादन क्षमता में छिपी होती है। अब तक हमने समझा कि रुपया क्यों गिर रहा है, भारत को डॉलर की जरूरत क्यों पड़ती है, विदेशी निवेश क्यों निकल रहा है और भारत की आर्थिक संरचना में ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जो रुपए पर दबाव बनाती हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका असर आखिर आम आदमी पर क्या पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मुद्रा बाजार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों, बैंकों या अर्थशास्त्रियों की चीज है, लेकिन सच्चाई ये है कि रुपए की कमजोरी धीरे धीरे हर घर तक पहुंचती है और कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी जेब पर दबाव क्यों पड़ रहा है। सबसे पहला असर, महंगाई। जब रुपया कमजोर होता है तो बाहर से आने वाला सामान महंगा हो जाता है और भारत क्योंकि भारी मात्रा में आयात करता है इसलिए असर बहुत तेजी से दिखाई देता है। सबसे पहले कच्चे तेल पर असर पड़ता है। अगर डॉलर महंगा होगा तो भारत को वही तेल खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे और जब तेल महंगा होगा तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रकों का खर्च बढ़ेगा, बसों का खर्च बढ़ेगा, हवाई यात्रा महंगी होगी, कारखानों का खर्च बढ़ेगा, खेतों की लागत बढ़ेगी और धीरे धीरे लगभग हर चीजें महंगी होने लगेंगी। यानी रुपया कमजोर होने का असर आखिरकार रसोई तक पहुंचता ही है। दूसरा बड़ा असर, विदेशों में पढ़ाई और यात्रा। अगर रुपया कमजोर होगा तो विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों का खर्च बढ़ जाएगा। जो फीस पहले 20 लाख रुपए पड़ती थी वह आज 25 लाख या उससे ज्यादा हो सकती है। विदेशी यात्रा महंगी होगी, विदेशी सामान महंगे होंगे, विदेशी फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यहाँ तक कि कई दवाइयाँ भी महंगी हो सकती हैं क्योंकि उनमें इस्तेमाल होने वाला बहुत सा सामान बाहर से आता है। तीसरा असर, सरकार पर दबाव। जब आयात महंगे होते हैं तो सरकार पर सब्सिडी का दबाव बढ़ सकता है, राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है और अगर सरकार ज्यादा उधार लेती है तो ब्याज का बोझ भी बढ़ सकता है। यानी रुपए की कमजोरी सिर्फ बाजार की खबर नहीं रहती, यह धीरे धीरे पूरे आर्थिक ढांचे को प्रभावित करने लगती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या कमजोर रुपया हमेशा बुरी चीज है? इसका जवाब है जरूरी नहीं। अगर गिरावट नियंत्रित हो तो कई बार इससे निर्यातकों को फायदा भी होता है। भारतीय सामान विदेशों में सस्ते हो जाते हैं, भारतीय सेवाएं ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं। यानी कमजोर रुपया कुछ उद्योगों के लिए अवसर पैदा कर सकता है, लेकिन समस्या तब ज्यादा होती है जब अर्थव्यवस्था आयात पर ज्यादा निर्भर हो। और भारत की सबसे बड़ी चुनौती यही है। भारत को ऊर्जा चाहिए, तकनीक चाहिए, मशीनें चाहिए और इन सब के लिए चाहिए डॉलर। इसीलिए भारत पूरी तरह कमजोर रुपए का फायदा नहीं उठा पाता। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न, क्या रुपया कभी फिर मजबूत हो सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए सिर्फ मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप काफी नहीं होगा। भारत को अपनी आर्थिक दिशा बदलनी होगी। भारत को ऐसा देश बनना होगा जो सिर्फ उपभोग ना करे बल्कि दुनिया के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन भी करे। भारत को ज्यादा कारखाने, उद्योग, तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाला निर्यात बनना चाहिए। भारत को ऐसी अर्थव्यवस्था बनना होगा जहां दुनिया भारत से ज्यादा खरीदे और भारत दुनिया से कम खरीदे। यानी असली लड़ाई डॉलर की नहीं है, उत्पादन क्षमता की है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है, रुपया इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि भारतीय लोग मेहनत नहीं करते। रुपया इसलिए दबाव में है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी ऐसे चरण में है जहां उसे विकास के लिए भारी मात्रा में विदेशी डॉलर चाहिए। और जब तक भारत ऊर्जा के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं बनता, उच्च तकनीक में मजबूत नहीं बनता और बड़े पैमाने पर निर्यात नहीं बढ़ाता, तब तक रुपए पर दबाव बार बार लौट सकता है। लेकिन इसके बावजूद तस्वीर पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। भारत के पास युवा आबादी है, बड़ा घरेलू बाजार है, तकनीकी प्रतिभा है और दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अब चीन के विकल्प की तलाश में भी हैं। अगर भारत इस अवसर का सही इस्तेमाल करता है तो आने वाले वर्षों में स्थिति बदल सकती है। तब दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक बड़े उत्पादन केंद्र के रूप में देखने लगेगी। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन भारत को दुनिया से डॉलर मांगने की जरूरत कम पड़ेगी, बल्कि दुनिया भारत को डॉलर देने के लिए लाइन में खड़ी हो सकती है। और शायद उस दिन भारतीय रुपया सच में मजबूत होना शुरू होगा। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, रुपया आखिर कहां जाकर रुकेगा? क्या सचमुच वो दिन आ सकता है जब $1 के लिए 100 रुपए या 110 रुपए या उससे ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं? सच ये है
कि दुनिया में कोई भी अर्थशास्त्री पूरी निश्चिंतता से किसी मुद्रा का भविष्य नहीं बता सकता, क्योंकि मुद्रा सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती। मुद्रा चलती है भरोसे से, डर से, युद्ध से, राजनीति से, तेल की कीमतों से और दुनिया की बदलती ताकतों से। सिर्फ इतना जरूर साफ दिखाई देता है कि भारत के सामने जो चुनौती है वह अस्थायी नहीं है, यह गहरी संरचनात्मक चुनौती है। भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार डॉलर चाहिए, क्योंकि भारत ऊर्जा आयात करता है, तकनीक आयात करता है, मशीनें आयात करता है और बड़ी मात्रा में सोना भी आयात करता है। यानी भारत जितनी तेजी से बढ़ता है उसे उतने ज़्यादा डॉलर चाहिए, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई भी है, भारत कमज़ोर देश नहीं है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत के पास विशाल घरेलू बाजार है, भारत के पास तकनीकी प्रतिभा है, भारत के पास युवा आबादी है। भारत दुनिया की उन गिनी चुनी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जहां आने वाले दशकों में तेज वृद्धि की संभावना अभी भी दिखाई देती है, और यही वजह है कि दुनिया आज भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन अब अगला चरण ज्यादा कठिन है। अब सिर्फ उपभोग से काम नहीं चलेगा, अब भारत को उत्पादन शक्ति बनना होगा। अब भारत को सिर्फ बड़ा बाजार नहीं बल्कि दुनिया का बड़ा कारखाना बनना होगा, क्योंकि आखिरकार मजबूत मुद्रा भाषणों से नहीं बनती, मजबूत मुद्रा बनती है कारखानों से, निर्यात से, तकनीक से, ऊर्जा सुरक्षा से और दुनिया को सामान बेचने की क्षमता से। अगर भारत आने वाले वर्षों में ऊर्जा पर निर्भरता घटा पाया, उच्च तकनीक में मजबूत हुआ, बड़े पैमानों पर विनिर्माण बढ़ा पाया और दुनिया को ज्यादा सामान बेच पाया, तो रुपया स्थिर हो सकता है, धीरे धीरे मजबूत भी हो सकता है। लेकिन अगर भारत लगातार आयात, विदेशी पूंजी और बाहर से आने वाले डॉलर पर ही निर्भर रहा, तो रुपए पर दबाव बार बार लौट सकता है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, रुपए की कमजोरी सिर्फ मुद्रा बाजार की कहानी नहीं है, यह भारत की आर्थिक संरचना की कहानी है। यह उस सवाल की कहानी है, क्या भारत दुनिया से लगातार डॉलर मांगने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा या दुनिया को सामान बेचकर डॉलर कमाने वाली आर्थिक शक्ति बनेगा। क्योंकि भारत किसी भी देश की मुद्रा की असली ताकत उसके नोटों में नहीं छिपी होती, उस देश की उत्पादन क्षमता में छिपी होती है। और आने वाला दशक तय करेगा कि भारतीय रुपया सिर्फ गिरती हुई मुद्रा रहेगा या फिर उभरती हुई आर्थिक शक्ति का प्रतीक बनेगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।